हर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन जेनेरिक होता है, जेनेरिक। और जेनेरिक का मतलब क्या है कि ये थ्योरेटिकल नहीं होता, बल्कि कॉन्सेप्चुअल होता है। कॉन्सेप्चुअल क्या चीज़ होती है इसके अंदर? कॉन्सेप्चुअल इसके अंदर होती है आपका मैनेजमेंट। कोई भी उठा के देख ले, नेट पे सारे पड़े हुए हैं, किसी के अंदर भी आपको कोई अगर स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी तो वो स्टैंडर्ड बनेगा ही नहीं। वजह क्या है? क्या वजह है? सारे इंजीनियर बैठे हुए, या एक आध आदमी किसी और ट्रेड का होगा, सारे इंजीनियर्स हैं, सबको पता है कि इसके अंदर टेक्निकल क्या करना है। अगर कोई चीज़ लैक करती तो वो क्या लैक करती है? ठीक है ना, आप सबको पता है। वो एक दो बार PhD का डिफेंस हो रहा था, तो हम लोग बैठे हुए थे, उसके अंदर डॉक्टर सरवर अजहर है UMT के, तो फारिग हो गए तो मुझसे कहने लगे एक बात तुम्हें बताऊं। मैंने कहा जी सर। कहने लगे जो टॉपिक पर डिफेंस हो रहा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा कौन जानता है? अच्छा, 5 तो पैनल बैठा हुआ है, खापड़ PhD को 77 साल के PhD, एक HEC का बंदा बैठा हुआ है, असल बंदा है जिसकी रिपोर्ट बननी है असल, 7 PhD बैठे हुए, बोकर, कुछ 50-50 पेपर पब्लिश्ड, सही ना। मैं चुप हो गया, सोचता रहा। डिफेंस ख़त्म हो गया, वो चाय वगैरह सर्व हुई, हम वो चाय पी रहे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो मैं बैठा, तो चुप हो कहेंगे सबसे ज़्यादा इस पर कौन जानता है? दोबारा सवाल दोहराया, कहेंगे वो जानता है जो अपना थीसिस डिफेंड कर रहा है इस टॉपिक पे। चूँकि अपने आप को इतना घिस चुका है, वो इतना घिस चुका है कि हम में से किसी ने भी अपने आप को इस एरिया में इतना नहीं घिसा। कहेंगे मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो खड़ा हुआ है और हम बैठे हुए हैं। दौड़ तो हमारे हाथ में है ना। तो कोई भी आदमी, किसी भी टेक्निकल आदमी को ये नहीं बता सकता ये प्रोजेक्ट आपने कैसे करना है। ही नोज फार बेटर देन एनी अदर एक्सपर्ट। अगर कोई इस लाइन का चीता भी आ जाएगा तो भी आपसे पूछ के चलेगा। दैट्स वाई ये हमारे ध्यान में मिसकॉन्सेप्शन है कि मैं PMP कर लूँगा तो पता नहीं क्या बन जाऊँगा। कुछ नहीं बन जाएंगे आप। PMP करके आपको मैनेजमेंट का स्पेयर समझ में आ जाएगा कि मैंने किसी भी प्रोजेक्ट को लेके चलना कैसे है, और उसके अंदर टेक्निकल कुछ भी नहीं है। अभी चेक, जब हफ्ते में टाइम मिले कभी चेक कर ले, PMP पड़ा हुआ है इसके अंदर, PMI बॉक का लेटेस्ट एडिशन नंबर 11 पड़ा हुआ है, उसको चेक कर ले। उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, वही पॉइंट मिलेंगे जो मैनेजमेंट के पॉइंट हैं। प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन की हेडिंग मिलेंगी, मगर उसके अंदर टेक्स्ट जेनेरिक मिलेगा। और मैनेजमेंट को लोग लेते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, करते करते आ जाएगी। वो करते करते आने में कॉस्ट बहुत बड़ी बेयर करना पड़ती है, या कंपनी को या खुद उस पर्सन को जो दे रहा होता है। ये मैं पिछला रिकैप कर रहा हूँ जो पिछले हफ्ते हमने किया था। ये टेम्पररी है। फिर हमने देखा था कि हम इसी के क्या करते हैं, इसके हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। क्लियर हो गया। हमने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बनाए थे, इसके अंदर स्पेसिफिक हर शोबे के अलग ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ये शायद मैं पूरे नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने इसको रिकैप किया। मेजरेबल से क्या मुराद है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव होंगे। मेजरेबल का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव होंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव आप बनाएंगे, किसी के लिए भी बनाएंगे, कभी भी क्वालिटेटिव ना बनाए। कोई बड़े से बड़ा आदमी छोड़ दो, भाई देखो वहाँ जा रहे हो ना मंसूर साहब, क्या बिल्कुल ठीक है। 2 बात याद रखना। नंबर 1, वहाँ जाके बहुत काम करना, ओके। नंबर 2, वहाँ जाके अच्छा काम करना। चला गया गरीब, करके आ गया, मथुर साहब की कंप्लेंट आ गई। अब बहुत काम करना और अच्छा काम करना, इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते आप, इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। बहुत और अच्छा दोनों क्वालिटेटिव डिनोमिनेशन। देखो वहाँ जा रहे हो ना, 3 काम देंगे वो तुमको, 3 करना, और तीनों में कोई शिकायत ना आए। जिसको भी ऑब्जेक्टिव दें उसे क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव दें। हम दे देते हैं। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल था, मुझे उम्मीद थी, मुझे अंदाज़ा था, मुझे मालूम था, मुझे पता था, मुझे यकीन था, मुझे गुमान था तुम कर लोगे। नंबर 1। नंबर 2, अब अगर ये मुझे कोई बात बता रही है तफसील से, तो पूरी बात तफसील से सुनना मेरी बेइज्जती है। अरे सुन लिया यार, बस करो ना यार, हो गया। अब मैं आधी बात सुन के जाऊँगा, काम गलत करके आ जाऊँगा। जब गलत करके आ जाऊँगा, क्या ही गलत क्यों किया, फिर से गलत पड़ जाऊँगा। तुम बता देती।
तो आपने सुना ही नहीं, मैं गड्ढे में कहूँ कूद जाओ तो कूद जाओगी नहीं ना, फिर क्यों नहीं बोली? लो, ये ईस्टर्न कल्चर का फ्लॉ है, ये हमारे कल्चर में है। घर से बाहर निकल रहे हैं, कभी नहीं बताएंगे दोस्त क्या जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। मौत आएगी बताते हुए कि अरशद क्या जा रहा हूँ, 10 बज रहे, 12 बजे तक आ जाऊँगा। लड़कियों की बात नहीं कर रहा, लड़कों की कॉमन है। मैं अखबार टाउन में रहता था, निकला बम फट गया। वो जो दुबई चौक नहीं, जो गुलशनबाग पार्क के अंदर वो चाय प्याली 100 रुपये ईस्टर पे हुआ था यार, बहुत ख़तरनाक धमाका था, बम फट गया। जब मैं घर में वापस आया तो शाम गरीबा जारी थी। कहाँ चले गए थे? अबे मैंने कहा यहाँ चले। उस दिन मुझे पता लगा कि जब वो बम फट जाता है तो इतनी तेज़ श्रिंकेज होती है कि आपके मोबाइल के सिग्नल सब खत्म हो जाते हैं। अब जो डायल कर रहा है उसको कंप्लीट बेल जा रही है कि आपको बेल जा रही है, आपके पास मोबाइल डेड पड़ा हुआ बिल्कुल। फिर कुछ टाइम लगता है जिसके अंदर आके फिर वो श्रिंकेज खत्म होती है एयर में से, तो वेव्स आपकी जो टेली वेव्स होती हैं वो स्ट्रेट 90 पर ट्रेवल करती हैं, यूँ या यूँ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वो उस वक्त काम करती हैं। तो चलो, अब ये क्या ज़रूरत है कहने की, ये क्या है, ये हम जानबूझ के नहीं कर रहे, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये कैजुअलिज्म हमारे अंदर बिल्ट इन है, जो मैंने बात की। अभी आ रहा हूँ, इसी लड़के बैठे हुए, कॉमन है हमारा जुमला है, अभी जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। हमेशा जब बनाएं को क्वांटिटी में, ताकि आप मेजर भी कर सके, बाद में उसको स्क्रूटनाइज भी कर सके, उसको पिनलाइज भी कर सके और उसको अवार्ड भी दे सके। अगर आपने मेजरेबल नहीं बनाए तो ज्यादती की आपने उसके साथ जिसको आप ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। और 90% हम कैजुअल लोग कह देते हैं कि यार बहुत अच्छा काम होना चाहिए, कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तो वाई नॉट कि आप इसको बिल्ट इन कर दें ऑब्जेक्टिव के अंदर कि वो मेजर किए जा सके। क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव, छोटा हो या बड़ा, अपने ऑब्जेक्टिव बनाएं तो भी क्वांटिटेटिव बनाएं। अपने आप को भी कभी डबल क्रॉस मत करें, क्वांटिटेटिव बनाएं ताकि आपके लिए इजी हो उनको ट्रैक करना और उनको ड्रैग करना। अचीवेबल भी कहते हैं, कहीं अटेनेबल भी कहते हैं, एक ही मतलब है, अचीवेबल या अटेनेबल। अगर ये डेडलाइन है, अगर आसान होगा तो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो डेडलाइन से पहले करके बैठ जाएगा। अगर मुश्किल होगा तो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वो कर ही नहीं सकेगा। अगर इजी है तो भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, अगर इम्पॉसिबल है तो भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, अगर डिफिकल्ट है तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा डिफिकल्ट हो, ना इतना आसान हो ना नामुमकिन हो। लिहाजा अचीवेबल का मतलब ये कि डिफ़िकल्ट हो मगर डुएबल हो, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़े। इसी को प्रोजेक्ट कहते हैं ना, एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़े। पर ये ना हो कि वो हो ही ना सके, और ये ना हो कि वो करके 2 घंटे पहले बैठा होगा जी तो मैंने कर लिया और क्या दे रहे हैं आप। तो ऑलवेज मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर हिम। डिफ़िकल्ट होगा तो वो उसको क्या करेगा, वो उसको मोबिलाइज करेगा। डिफ़िकल्ट होगा तो उसको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा उसको पूरा करने के लिए। वो ही और शी विल टेक इट एज ए चैलेंज, उसको चैलेंज के तौर पे ले लेगा कि मेरे लिए चैलेंज है ये, मुझे करना ही है ये और वो कर जाएगा उसको। तो अचीवेबल होना चाहिए। चौथी चीज़ क्या है कि रियलिस्टिक हो, हकीकी हो, इमेजिनरी ना हो। जो भी आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं वो आम जिंदगी के ऑब्जेक्टिव से हो, समझाने के लिए उसकी मिसाल दी जा सके। ऐसा ना हो कि ये वो काम हो जो कभी किसी ने किया ही नहीं, है ना। तो रियलिस्टिक काम होना चाहिए, नॉन रियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। भाई इसको ऑब्जेक्टिव करने के लिए अगर आपको 2-3 बंदे मारना पड़े, आप मार दें, अब ये रियलिस्टिक नहीं है। अगर वो मार के आ गया तो ये नॉन रियलिस्टिक है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव बनाए वो रियलिस्टिक हो, ये रिलेट करता है अचीवेबल के साथ। अगर अचीवेबल होगा तभी रियलिस्टिक होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे मिसाल ले लें जी, आप क्या करते हैं जी, फ्लैट बनाते हैं, वेरी गुड। मुझे एक फ्लैट बनवाना है 5 मरले का, कितने का बनाएंगे? सब कुछ आपका। इसे कहते हैं टर्न की प्रोजेक्ट, चाबी खोल के देंगे मुझे आप अंदर जाने की। ओके जी, 1 लाख रुपए का बनाएंगे। ओके, 100 बनाने, 1 करोड़ रुपए। ये 1 करोड़ रुपए। लैंड कहाँ है? ये आपके दफ्तर के बाहर है। अच्छा, सामने प्लॉट? हाँ, ये तो 5 मरले का प्लॉट है। जी ये 5 मरले का प्लॉट है। आप तो कह रहे थे 100 फ्लैट बनाने। हाँ जी, 1 2 3 4 100। अब
अब उसने कहा भाई 5 मरले पे 100 फ्लैट की एलिवेशन नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है। अब इसका मतलब है कि ये रियलिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि अचीवेबल नहीं है। अब देखो प्रोजेक्ट फाइनेंशियली क्वालिफाई कर रहा है, टेक्निकली अक्सर ऐसा होता है, ये उस वक्त खुलता है राज कि राज क्या हो गया, वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। एक स्विमर था ऑस्ट्रेलिया का, उसने 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे, किसी ने नहीं, माइकल फिलिप्स, उसने किताब लिखी थी, उसने कहा 100 डूबने वालों में से 96 वो होते हैं जो तैराकी जानते हैं। डूबता वही है जो जानता है भाई, अनाड़ी गलती नहीं करता, गलती करता ही खिलाड़ी, हमेशा याद रखना। इसलिए हम एक्सपर्ट को इन्वॉल्व नहीं करते इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि वो कैजुअल हो जाते हैं, क्योंकि ये काम सुबह शाम वो कर रहे हैं। ये कैजुअल अप्रोच 90% हमें बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर और बड़ी कंपनीज के सामने छोटा कर देती है, क्योंकि हमारी ये साइड कमज़ोर हो जाती है। हम फील्ड पे तो काम कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम टू डॉक्यूमेंट्स वी अपीयर वेरी वीक, क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेड नेशन नहीं हैं। हम वैसे काम कर लेते हैं, पर हमारे लिए रिकॉर्ड्स के थ्रू काम करना और उसको स्टेप के थ्रू काम करना मुश्किल हो जाता है। तो आदत बनाएं अपनी, जो यंग लोग हैं, आदत बनाएं अपनी कि प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट से लेके चलें। हमेशा याद रखें, कभी भी तेज़ी से काम कर देना, ज़्यादा काम कर देना, जल्दी काम कर देना नहीं। काम वो जिसको रिव्यू किया जा सके और जिसको रिवाइज किया जा सके। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन कभी भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, मैं भी मौजूद हूँ, ये भी मौजूद है। कोई भी डॉक्यूमेंट, मेरी बात हमेशा गांठ बांध के याद रखना, अपने एक लफ्ज़ का जिम्मेदार हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के लिए नहीं बनता। फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम, सेकंड पर्सन मुखातिब, ग्रामर में ऐसे ही कहते हैं ना, स्पीकर, लिसनर। डॉक्यूमेंट हमेशा थर्ड पर्सन के लिए बनता है, जो मौजूद नहीं है। वो जब देखे डॉक्यूमेंट को तो उसको जरूरत ना पड़े फर्स्ट पर्सन की या सेकंड पर्सन की। ही कैन कम डाउन टू द पॉइंट इन फ्लैश ऑफ एन आई विदाउट द हेल्प और असिस्टेंट ऑफ एनी पर्सन। डॉक्यूमेंट स्पीक्स ऑफ इटसेल्फ। इसलिए मैं लास्ट क्लास में कहा था, सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंटेड सिस्टम। हमें ढेर नहीं लगाना एक आदमी को, एक आज क्या करते हैं आप, कुछ नहीं करते, ये सब के यहाँ पे डॉक्यूमेंट भरते हैं। नॉट नॉनसेंस। डॉक्यूमेंटेड सिस्टम, जो जो कर रहा है क्या उसका इंपैक्ट किसी डॉक्यूमेंट पे आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या ज़रूरत है आपको, क्या तकलीफ है आपको। मुझे ये तकलीफ है, कल अगर ये आदमी इस काम को नहीं कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, तो ये कैसे करेगा। कोई फॉर्मल ट्रेल है इसकी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट में। और यहाँ पे एक और ऐड किया, टी इज टर्मिनेटिंग। द फर्स्ट थिंग इज प्लानिंग। अब अप्रोच क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? पहली चीज होती है अप्रोच, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कोई भी आपको आपके पास कोई ऑर्डर आता है किसी कस्टमर का, कौन रिसीव करता है उसको? कोई एक आदमी करता है, आपके पास आता है, आप रिसीव करते हैं जी? हाँ, सेल ने तो आगे बढ़ा दिया ना उसको। अब एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास आएगा। अच्छा, फिर आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? आई एम सॉरी, देखते हैं प्रोजेक्ट को। हाँ, साइट विजिट होता है सबसे पहले। अच्छा, जो साइट विजिट करते हैं उसका इनपुट किस चीज़ पे लेते हैं? जो साइट विजिट है, अगर तो कोई चीज़ वेरिएबल है उसकी रिपोर्ट राइटिंग, विजिट रिपोर्ट। हाँ, उसकी विजिट रिपोर्ट बनाते हैं। अगर वैसे जाते हैं, मतलब किसी के साथ वैसे मीटिंग, उसके एमओ बनाते हैं। कस्टमर रिक्वायरमेंट जो आपके पास आती है, जिसके लिए टेक्निकल वर्ड ISO 9000 में कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, ये क्लॉज है। अभी ISO का कोर्स नहीं, कभी होगा तो मैं कराऊँ। ISO की क्लॉज है 7.3 कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू। क्या कस्टमर की तमाम रिक्वायरमेंट को आपने परसीव कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, आप अरेंज कर सकते हैं खुद, विद द हेल्प ऑफ एनी वेंडर, विद द हेल्प ऑफ एनी, आप कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसका पूरा डॉक्यूमेंट है, जिसको आप राइटिंग में रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। क्या आप अंडरस्टूड ऑल द, और जो जिसको आप साइट विजिट कहते हैं, इसको ISO कहता है बेसिकली, जब आप साइट विजिट करते हैं तो आप गैप एनालिसिस कर रहे हैं।
उस साइट विजिट असल में गैप एनालिसिस है, क्या क्या नहीं है जो कस्टमर को चाहिए और जो मैंने देना है। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ इसलिए हूँ कि ये कस्टमर को चाहिए और ये मैं देता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ ना। अब जो कस्टमर को चाहिए और जो मैंने देना है, उन दोनों के दरमियान कितना गैप है, ये गैप ही प्रोजेक्ट है। इसको मैं फिल कर दूंगा तो कस्टमर के प्लान में और एक्चुअल के अंदर डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। अप्रोच, सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, और कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू के बाद गैप एनालिसिस। और ये ज़ुबानी नहीं, यही मैंने कहा, ज़ुबानी नहीं, इन डॉक्यूमेंट हो इसका कि जो ऑर्डर आया था इसको रिव्यू किया था, इसमें ये चीज़ें मांगी हैं, ये हमारे पास अवेलेबल है, ये हम लेके देंगे, ये मैन पावर है, ये मैन पावर अरेंज करेंगे। ये तमाम चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू के ऊपर मौजूद होती हैं, क्लियर कट आइडेंटिफाई होती, फाइल होती है। अच्छा, जो मुख्तलिफ कस्टमर ऑर्डर देते हैं, एक ऑर्डर दिया, ऑर्डर मुकम्मल हो गया, अब इसके बाद ये कस्टमर हमें कहाँ मिलेगा? हमारी कंपनी की फ़ाइलों में कहाँ मिलेगा? कोई फ़ाइल बनेगी, इसकी अलग से फ़ाइल बन जाएगी। रिपीट ऑर्डर आएगा तो ये फ़ाइल कंटिन्यू कर जाएगी, नहीं आया तो एक ये फ़ाइल रिकॉर्ड में महफूज रहेगी। सबसे अच्छी बात तो फिर ओरिजिनल। एक बात मेरी हमेशा, लाख IT फाइटी गाइटी आ जाए, मगर जो असल कंट्रोलिंग है वो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट से है। दुनिया में आज भी कोई इनके ऊपर रिलाय नहीं करता, हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट पर ही रिलायंस होती है। इससे हम ऑपरेशनल काम तो कर लेते हैं, तेज़ी से करने वाला काम, मगर जो रिकॉर्ड कीपिंग है ना, वो आज भी हार्ड कॉपी के ऊपर है। तो जो आपने जैसे कहा फाइल बनी है तो फाइल में हार्ड कॉपीज़ लगी हुई हैं, ये सब चीज़ें उस हार्ड कॉपी की सूरत में रिकॉर्ड में होनी, ये कंट्रोल डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। अभी कर नहीं सकता, करके दिखाता आपको। ये कंट्रोल डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। हर आदमी की इसके ऊपर एक्सेस नहीं होती, हर आदमी इसको बना भी नहीं सकता। इसको बनाने के लिए ख़ास किस्म की क्वालिफिकेशन और इनपुट चाहिए। अंग्रेज़ी नहीं है ये अंग्रेज़ी नहीं है। कोई अपनी अना पे ले लीजिए अंग्रेज़ी की, अंग्रेज़ी आपको आती है, ये अंग्रेज़ी आपको नहीं आती। 70 PhD करके आ जाए, गैप एनालिसिस नहीं बता सकता। जो गैप एनालिसिस वर्ड नहीं है, टर्मिनोलॉजी है, वर्ड नहीं है जी। गैप का मतलब होता है खला, एनालिसिस का मतलब तज्जिया, खला का तज्जिया। ये तो अंग्रेज़ी से उर्दू कर दिया उसने, समझाएगा कैसे? कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू वर्ड नहीं है, टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाह। इसको समझने के लिए इसके बैकड्रॉप की एक्सपर्टीज लाजमी है। वो एक्सपर्टीज टेक्निकल नहीं है, डॉक्यूमेंट की है। वो डॉक्यूमेंट की है कि डॉक्यूमेंट को समझते हो, इसकी नेचर को समझते हो, क्यों बनाया इसको। सिर्फ उतना डॉक्यूमेंट जितना ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू नहीं है तो फॉर्म डिवाइस करें। मैं आपके लिए फॉर्म डिवाइस नहीं कर सकता, मगर वो पॉइंट हाईलाइट कर सकता हूँ। और अगर कोई कहे कि फालतू डॉक्यूमेंट है, उसको जस्टिफाई भी कर सकता हूँ, डिफेंड भी कर सकता हूँ, एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। स्टैंडर्ड मांगेगा, क्लॉज यहाँ सामने रख सकता हूँ। कोई ऐसा नहीं अन्यवार न जो आए लिख दिया डॉक्यूमेंट बना लो, पागल नहीं जमा हुए हैं यहाँ सारे, फालतू टाइम नहीं है हमारे पास। वो डॉक्यूमेंट जो हमको बनाना है, जो स्टैंडर्ड बनवा रहा है, क्यों बनवा रहा है? पागल है, इसलिए बनवा रहा है कि जब सेकंड रिक्वायरमेंट कभी आए तो हम देख सकें कि पहले क्या आई थी। नंबर 1, सेल्स वालों को इनपुट दे सके कि इस कस्टमर ने ये काम करवाया था, अब दोबारा नहीं करवा रहा, फॉलो तो करो जरा इसको। कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू की डॉक्यूमेंट की डिज़ाइनिंग कैसे होगी, हाँ, कंट्रोल हेडर कैसे बनेगा, इसका किस तरीके से बनेगा, वो सब मैं आपको बता सकता हूँ, बना के दिखा सकता हूँ। कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर अलग है, कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर अलग है 5.4। अब जो डॉक्यूमेंट आप बनाने के लिए जा रहे हैं, मिसाल के तौर के ऊपर, यहाँ आपने कंपनी का लोगो लगा दिया, यहाँ डॉक्यूमेंट का नाम आ गया, जो डॉक्यूमेंट में आप बना रहे, मैं नाम डायरेक्ट लिख दूँ, मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, ये कॉलम कर दिया। यहाँ पे आ गया इसका डॉक्यूमेंट के बाद, यहाँ पे इसका नंबर आ गया, नंबर मिसाल के तौर पे। कंपनी का नाम क्या है पूरा? SAH/कॉन्टैक्ट रिव्यू/ आज क्या तारीख है? पहली है 01/1525। ये क्या है? ये मैंने अपने पास से बना दिए, ये कंट्रोल डॉक्यूमेंट नंबर है। अब ये डॉक्यूमेंट कहीं भी है, कहीं भी है, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, एक डॉक्यूमेंट है, फॉर्म है, फर्श पे पड़ा हुआ है, बेकार है,
ये फॉर्म भर के साइन हो गया, अब फॉर्म नहीं है, क्वालिटी रिकॉर्ड है। यही डॉक्यूमेंट जो फर्श पे पड़ा था और लोग इसके ऊपर पैर रख के गुजर रहे थे, इस पर साइन कर दिया, नाउ इट इज़ अ क्वालिटी रिकॉर्ड। क्वालिटी रिकॉर्ड का प्रोसीजर अलग बनाया है इसने, कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट का अलग बनाया है। रिकॉर्ड की हैंडलिंग, स्टोरेज, कीपिंग अलग है और डॉक्यूमेंट की अलग है। अब ये एक नंबर कोई भी सजेस्ट करने, मेरे जहन में आ रहा है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये नंबर आ गया, डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, इशू नंबर आ गया, इशू नंबर क्या है आपके पास, 00। डेट आ गई, डेट कब बनाया आपने, 1/5/25। अब ये कंट्रोल कर दिया आपने। ये पूरे प्रोसीजर में मैं खाली एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर वो पूरा स्टैंडर्ड करेंगे तो समझा पाऊंगा। ये कंट्रोल कर दिया आपने। अब कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू का जो फॉर्म आपने बनाया है, नीचे इन्होंने बनाया, उसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं कर सकता, एमडी भी नहीं कर सकता। एमडी डॉक्यूमेंट एम्पावर कर लेगा हर एक को। एसएमईजन कंपनी में सीईओ, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर कोई भी नहीं है, पोजीशंस हैं जिस पे लोग काम कर रहे हैं, पोजीशन एग्जिस्ट करती है। डॉक्यूमेंट पोजीशन का बनता है, बंदे का नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू का डॉक्यूमेंट है, वो साइन करेगा जो कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कर रहा है। वो कौन बंदा है, कहाँ से आया, मुझे इससे मतलब नहीं है, उसका डेजिग्नेशन क्या है। ये डेजिग्नेशन इंटाइटल है इस डॉक्यूमेंट को बनाने और साइन करने का। यस, ओके, थैंक यू। एमडी साहब है, सीईओ साहब है, कोई एमडी साहब नहीं, कोई सीईओ साहब नहीं। ये वॉलंटरी सिस्टम है। जब एमडी साहब ने तय कर लिया कि मैंने अपनी कंपनी में आईएसओ डॉक्यूमेंटेशन करनी है, अब उनसे एमडी होने का प्रिविलेज भी छिन गया। अब वो भी किसी न किसी काम के मद में आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है। ये कंट्रोल हेड है जिसको हम कहते हैं। डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं कि बना के ढेर कर दिया आपने, किसी को ट्रैक ही नहीं पता उसका कहाँ जा रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, none of the document is single signatory. Every document is dual signatory, prepared by Mohammad Rizwan, review and approved by। एक पे होगी तो करप्शन आ जाएगा उसके अंदर। आईएसओ का हर डॉक्यूमेंट डुअल सिग्नेटरी है, डुअल सिग्नेटरी। एक आदमी साइन नहीं करेगा, दो करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जब तक डॉक्यूमेंट साइन नहीं होगा अगला प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू साइन नहीं हुआ तो गैप एनालिसिस नहीं हो सकता। एक्टिविटीज आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर इंटरडिपेंडेंट। प्रोजेक्ट की हर एक्टिविटी इंटरडिपेंडेंट है, चूंकि प्रोजेक्ट के अंडर में आ रही है। प्रोजेक्ट खुद इंडिपेंडेंट है, मगर वंस प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड, जो उसकी अप्रोच है, इसमें जितनी एक्टिविटीज हैं सारी की सारी इंटरडिपेंडेंट है। 1 होगी तो 2 होगी, 2 होगी तो 3 होगी, 3 होगी तो 4 होगी। साइमल्टेनियस भी हो सकती है, 1 के साथ 2, 3 के साथ 4, 2 के साथ 5, ये भी हो सकता है। गैंट चार्ट के अंदर साइमल्टेनियस भी है और इंडिविजुअल भी है, मगर इंडिपेंडेंट कोई एक्टिविटी नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए कि सारी एक्टिविटी ने मिलकर एक प्रोजेक्ट को ही कंप्लीट करना है। अगर उनमें से कोई भी इंडिपेंडेंट होगी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता, सिवाय ओपनिंग और टर्मिनेटिंग, ये इंडिपेंडेंट है। प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, ओके, आप उससे बाहर निकल आए, अगले प्रोजेक्ट के ऊपर चले गए। क्लियर है। तो हमें एक डॉक्यूमेंटेड सिस्टम बनाना है अपनी हर एक्टिविटी का। वो काम जो अभी लोगों को असाइन है और कोई ख़ास लोग ही उनको कर रहे हैं, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी उस काम को करे। कंपनी वन बेस्ट पर्सन के ऊपर नहीं चलती। अच्छा मैनेजर वो है जो कंपनी को छोड़ के जाए तो अपने पीछे एक सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंट दे जाए, जिसके बाद कंपनी का काम वैसे ही चलता रहे जैसे उसकी मौजूदगी में चल रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? उस वक्त हो सकता है जब मैं ऐसे डॉक्यूमेंट बना दूं कि मेरे बाद कोई भी आने वाला उन डॉक्यूमेंट को देख के समझ के उस कस्टमर को वैसे ही सर्व करने लगे। क्वालिफिकेशन तो उसकी भी वही होगी जो मेरी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तजुर्बा नहीं होगा उसके बाद जो मेरे पास था। मैं कहीं और चला गया, मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे, मैं गुड फेथ में मैंने रिज़ाइन किया, कहीं और ज्वाइन कर लिया, ओके थैंक यू, कोई बात नहीं। मगर मैं पीछे जो सिस्टम छोड़ के गया वो ऐसा था जिससे और कोई भी आने वाला उस कंपनी को वहीं से क्लिक कर सकता है जहाँ से मैंने उसको छोड़ा था। और जब तक मैं काम करूं तो मेरा काम स्ट्रक्चर्ड हो। स्ट्रक्चर्ड काम होने से आपके पास टाइम लैग कम बचता है, मगर लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। हमेशा याद रखें, हम यहाँ पे वीक हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत तेज़ काम करते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि हर काम को लिखना पहले फिर करना बाद में। हम थोड़ी देर में कहते हैं क्या बकवास है यार, ये छोड़ो यार, चलो।
डॉक्यूमेंट डाल दिया, आके भर देंगे, आके भर दिया, उसको बैक डेट में भर दिया, बैक डेट में भर दिया। हम अपनी इस अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं करेंगे, ये अप्रोच एक सिंगल काम करने के लिए ठीक है, मगर जहाँ पे टीम हो वहाँ ये अप्रोच बहुत ख़तरनाक है। काम करना और काम लेना दोनों में फ़र्क है। अगर आप लोगों से काम ले रहे हैं तो आपकी स्पीड से काम नहीं करेंगे, उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो आपको किसी डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे मैं भी काम कर रहा हूँ, इस काम को करने के लिए मुझे किसी डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये काम मुझे आता है तो मैं यहाँ खड़ा हूँगा, नहीं आता तो मुझे कुत्ते ने तो नहीं काटा कि मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँगा आके। जो काम मैं इस वक्त कर रहा हूँ ये किसी डॉक्यूमेंट से नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अकेले कर रहा हूँ। आप अकेले कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं, काम ख़त्म कर लें फिर डॉक्यूमेंट बना दीजिएगा, ओके थैंक यू। अगर आपके साथ एक टीम है और टीम के किसी भी मेंबर्स के लैग करने से प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, उस वक्त आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री प्रोटोकॉल बैकअप होना चाहिए ताकि आप बता सकें। तो कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू जैसे आप चाहते हैं इसको बनाना आप बना सकते हैं। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन की ट्रेल बिल्कुल अलग होती है। जो डॉक्यूमेंट आपसे गुफ्तगू करके जहन में आया उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, वरना ये पहला डॉक्यूमेंट नहीं है। हम क्लाइंट इंक्वायरी से शुरू करते हैं। पहले जो इंक्वायरी आई थी उसकी हम असबियत को अभी नहीं देखेंगे, उस वक्त देखेंगे जिस दिन ये पहले दिन ये कंपनी बनी थी। फिर पहले दिन फ़ोन आया होगा, जी आप ये काम करते हैं? हाँ करते हैं। अच्छा कहाँ से बोल रहे हैं? यहाँ से किसी ने कहा होगा, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। कौन सा बात कर रहे हैं? फला। ये सब चीज़ें हो जाऊँगी पहले पहले। तो सिस्टम को हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से कंपनी शुरू हुई, बीच में शुरू नहीं करते। अब करेंगे तो बीच हो जाएगा ना। अब तो सब कुछ बहुत दफ़ा हो गया, बहुत पुराना हो गया। बट वेन वी मेक द डॉक्यूमेंट, मगर किसी भी आने वाले के लिए, जैसे मैं आया और मैं ज्वाइन करता हूँ, आपके साथ काम करता हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ आज पहली मरतबा होगा ना। दैट्स व्हाई व्हेन यू मेक डॉक्यूमेंट, हम कहीं फ्लॉ, आप ये काम करते हैं, आप किसी को बिठा लें, अच्छा बना ले डॉक्यूमेंट, ओके नो प्रॉब्लम। किसी अब आपने टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनाया है, बिल्कुल टेक्निकल, एचआर वाले को दे दे, इससे वेट करवा ले। अगर एचआर वाला आपसे कोई सवाल किए बगैर उसको समझ जाए डॉक्यूमेंट, अब आपने बनाया, इनको दे दिया, अब ये तो बगैर पढ़े में समझ जाएंगे। उसको बना के उसको दिया जिसकी एजुकेशन बैकग्राउंड वो नहीं है, वो एमबीए बीबीए इस बैकग्राउंड से आ रहा है, और आपने टेक्निकल डॉक्यूमेंट उसको दिया, अगर वो वेट कर दे आपको तो बेहतरीन है। ये भी तरीका है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी टेक्निकल राइटर को ही ढूंढें कि वो बैठेगा मैं डिक्टेट करूंगा तो बनाएगा। आप खुद बना के किसी से वेट करवा लें, वेट कर दे तो भी हो सकता है। खुद बना के खुद अप्रूव ना करे उसको, उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन के वक्त। क्या पता कोई आदमी ऐसा हो कि जो उसको ना समझता। क्लियर है? दो डॉक्यूमेंट बीच में आ गए, कॉन्टेक्ट रिव्यू और जिसको आपने कहा साइट विजिट, उसको गैप एनालिसिस। एक एक चीज़ हाईलाइट करें उसके अंदर, तमाम चीज़ें क्लाइंट के कॉन्टेक्ट रिव्यू के मुताबिक जो रिसोर्सेज हैं, साइट कंडीशन क्या है, क्या चाहिए होगा, क्या नहीं चाहिए होगा। जैसे ये जो आज जहाँ जो कुछ मौजूद है, ये मेरे पिछली दफ़ा हाईलाइट करने की वजह से मौजूद है। अगर मैं हाईलाइट ना करता, खामोशी इस पर काम करके चला जाता, हम आज भी उधर पड़ रहे होते। ये किसका नक्शा ही, अगर पिछली दफ़ा की तस्वीर किसी को दिखाई जाए और ये दिखाई जाए, उसको वक्त लगेगा ये सोचने में कि मैं उसी जगह हूँ जहाँ मैं पिछले हफ्ते था। तो एक एक पॉइंट को हाईलाइट करें उसके अंदर, कोई भी छोटी सी चीज़ अपनी रिक्वायरमेंट को हाईलाइट करें कि मुझे क्या क्या चाहिए होगा। ये अरेंज कर लेंगे उस वक्त, यार कोई मसला नहीं, छोड़ दे यार, कोई लिखने की चीज़ है। किसी के आने और जाने से कंपनी नहीं है, कोई भी आए चला जाए, कंपनी स्टैंड करती है। आप यहाँ काम करें या अपनी कंपनी बनाएं, वन गुड पर्सन पे कंपनी नहीं चलती, वन बेस्ट पर्सन, दैट इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्मूला। तब तक आप दूसरे हैंड्स एंड हेड्स एंड आईज एंड ईयर्स नहीं बनाते। डॉक्यूमेंट वन गुड पर्सन से निकाल लेता है बाहर और उसके अंदर ले आता है। मेजॉरिटी प्रोजेक्ट का फेलियर सिर्फ वन गुड पर्सन की वजह से आता है। हमें डॉक्यूमेंट खुद बनाने हैं, आपके लिए नहीं बनाने, उसके लिए बनाने के जो बाद में आने वाला है। एवरी फेज ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। स्पीचलेस कल्चर, स्पीचलेस कल्चर। दुनिया की बेवकूफ़ तरीन कौम अंग्रेज़। मगर आप ये देखें कि दुनिया के जितने चार्टर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने स्टैंडर्ड्स हैं, सारे के सारे इन्होंने निकाले, सारे के सारे। जहाँ वर्ड चार्टर्ड आ जाए यूके, एंड अंत ये निकालने वाले। जहाँ फेलोशिप आ जाए यूके। ये करते क्या है?
ये कलेक्टिव विजडम के ऊपर काम करते हैं। पंखा बनाया, पहला पंखा दुनिया का, 4 अंग्रेज बैठेंगे, इसको ऑन करने, चलाने, बंद करने का सिस्टम बनाएंगे, चारों मिलके उसको दांत से पकड़ लेंगे। दे नेवर वर्क विदाउट डॉक्यूमेंट। आप मेरी बात को चेक कर लें, चार्टर्ड का वर्ड लिखें, फेलो का वर्ड लिखें, सिवाय यूके कोई और आ जाए तो आप मुझे पकड़ लें। पूरी दुनिया इनके बनाए हुए सिस्टम्स और सर्टिफिकेशन को जानती, मानती और अमल करती। ये आईएसओ भी जो सिस्टम आपके पास है, ये BS 5750 था, BS ब्रिटिश स्टैंडर्ड 5750, इसको कन्वर्ट करके आईएसओ बनाया। चेक कर लें आप इसकी तारीख। BSI का स्टैंडर्ड था, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यूकास के अंडर में, यूनाइटेड किंगडम एक्रेडिटेशन सर्विसेज, वहां से मुस्तार लिया। दुनिया को पता नहीं था स्टैंडर्ड बनाना कैसे, इन्होंने बताया। इंतहाई बेवकूफ घामड़। मगर वो क्या करते हैं? कलेक्टिव। तेज तरीन कौम कौन है? पाकिस्तानी, दूसरे नंबर पे इंडियन। तो हमें ये हमारे अंदर बिल्ट इन है, हमने किया नहीं है। हर खित्ते के अक़वाम में कुछ खुसूसियात होती हैं जो उसने रखी हैं, हमने खुद से नहीं रखी। ये मिनासिल कौम हमारे अंदर है कि ट्रबल शूटिंग के चीते हैं हम। मुश्किल तरीन सूरत हाल से निकलने के लिए हमारे पास हल मौजूद होता है, बिल्कुल है। बस सिस्टम पे हम काम नहीं कर सकते। तो तेज़ लोग, जीनियस लोग, शार्प लोग वो सिस्टम पे काम नहीं, सिस्टम पे हमेशा बेवकूफ़ आदमी काम करता है। सिस्टम बनाई बेवकूफ़ आदमी के लिए। मैं इस बात को जानता, मानता हूँ, पढ़ाते हुए मुझे 20 साल हो गए। सिस्टम बनाई बेवकूफ़ आदमी के लिए। मगर फ़र्क क्या है कि अक्लमंद, तेज़, शार्प आदमी अकेला काम कर सकता है, बट व्हेन इट्स कम्स टू टीम यू हैव टू स्टिक विद द स्टैंडर्ड, यू हैव टू स्टिक विद द सिस्टम, वरना दूसरे लोग मारे जाएंगे जो आपकी तरह शार्प और तेज़ नहीं है। लिहाजा कभी भी डॉक्यूमेंट बनाते वक्त ये अप्रोच न रखें कि मैं अपने आप को चेक कर रहा हूँ, मैं क्यों बनाऊँ, मैं को बेईमान हूँ, चोर हूँ, फलां हूँ, धमाका हूँ। नहीं, कुछ भी नहीं है आप। मैंने पहले कहा, ये बात जुमला मैंने पिछली क्लास में नहीं बोला था, आज बोला कि डॉक्यूमेंट जब बनना है वो थर्ड पर्सन के लिए बनना है। अब थर्ड पर्सन को बिल्कुल लोअर ग्रेड करके अब डॉक्यूमेंट को बिल्टअप करना शुरू करें। ये आपके लिए नहीं है, ये आप उसके लिए बना रहे हैं। कोई भी आज से 5 साल के बाद इस कस्टमर की फाइल को रिव्यू करे तो उसको एक एक चीज़ पिन टू एलिफेंट, टॉप टू टो उसको प्रॉपर मिल जाए। इसका क्लियर होगा? तो हम कैसे करेंगे? वी हैव टू मेक इट बाय आवरसेल्व्स। हमें खुद बनाना। मैं एरिया पॉइंट कर सकता हूँ, जिसको मैंने कहा CCP, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। अगर यहाँ पे हमने कंट्रोल नहीं किया, अगर कॉन्टेक्ट रिव्यू ही किसी को नहीं पता, तो वो कस्टमर का नाम तो जानता है, उसकी रिक्वायरमेंट को रिव्यू नहीं कर सकता। कॉन्टेक्ट रिव्यू इज द रिव्यू ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट, मेंशन्ड एंड अनमेंशन्ड। बहुत सी रिक्वायरमेंट कस्टमर को नहीं पता होती कि इसके साथ होंगी। आप इन रिक्वायरमेंट को लेके उसको पूछते हैं, इसमें ये भी तो आता है? हाँ जी, भी बिल्कुल ये आता है, आप एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर समझते हैं, आप डाल दें। क्या ये मुकालमा हमने कभी नहीं सुना? 100 दफ़ा सुना है। हमने कभी नहीं किया? 100 दफ़ा किया है, क्योंकि वो एक्सपर्ट तो नहीं है ना। क्लियर है? तो पहली चीज। सेकंड चीज, गैप, प्लान एंड एक्चुअल। प्रोजेक्ट दो चीज़ों के दरमियान चल रहा है। प्लान क्या किया था मैंने, ये भी आगे भी आएगा, और एक्चुअल क्या है, प्लान एंड एक्चुअल। प्लान एंड एक्चुअल के दरमियान क्या है? ये गैप है। इस गैप को मैं फिल कर दूंगा, प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। प्रोजेक्ट मैन इज नथिंग। यहाँ क्या है? प्लान क्या है? लैंड है। एक्चुअल क्या है? डैम है। लैंड पे डैम बना देंगे, गैप फिल हो जाएगा। तो प्लान और इसके दरमियान, इसीलिए मैंने कहा, जिसको आप साइट विजिट कहते हैं, इसका टेक्निकल नाम गैप एनालिसिस है। हम उस साइट पे गैप को एनालाइज करते हैं, क्या क्या गैप है, क्या क्या रिसोर्सेज हमको चाहिए होगी, ओवर एंड अबव, अंडर एंड बिलो। हम कस्टमर को बताते हैं, कुछ रिसोर्स पे कॉस्ट लगती है, कुछ पे नहीं लगती। अप्रोच, अब अप्रोच 3 तरह की है। नंबर 1, पहली अप्रोच है प्रोएक्टिव, दूसरी अप्रोच है एक्टिव, और तीसरी अप्रोच है रिएक्टिव। कौन सी अप्रोच बेस्ट है? हर जगह प्रोएक्टिव अप्रोच हो सकती है? तो आपने कैसे कहा बेस्ट है? आपने कहा बेस्ट है, फिर तो हर जगह बेस्ट होनी चाहिए। बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। क्या हर जगह
प्रोएक्टिव अप्रोच हो सकती है, हर जगह प्रोएक्टिव नहीं हो सकती। ये देखना ये है कि रिक्वायर्ड अप्रोच के पैरेलल आप अप्रोच का मतलब है, मैंने पिछली बार ही बताया था, रिजेक्शन एजेक्शन। अप्रोच का मतलब ये है कि जब प्रोजेक्ट को आप फोर्सी कर रहे हैं तो उस स्टेप की रिक्वायर्ड अप्रोच कैसी है जो प्रोएक्टिव है। इन चारों में से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग में से वाहिद प्लानिंग है जिसकी अप्रोच हमेशा कैसी है, प्रोएक्टिव। क़यामत की सुबह तक ये नहीं हो सकता कि मैं काम तो पहले कर लूं और प्लान बाद में बनाऊं। मैं प्लान बनाऊंगा चाहे काम करूं या ना करूं, प्लान पहले बनाऊंगा मैं। तो प्लानिंग अपनी जात में कैसी है, प्रोएक्टिव। अब आप कहेंगे मैं तो कंट्रोलिंग प्रोएक्टिव करूंगा, तो तुम्हारा दिमाग खराब है। अभी कुछ होगा तो कंट्रोल करोगे ना। कंट्रोलिंग इज ऑलवेज, ये हम सुनते ही कहते हैं प्रोएक्टिव कह दो। अरे बेवकूफ़, कह तो दोगे, उसको जस्टिफाई कैसे करोगे। अब जी बिरयानी बनी हुई है बेहतरीन, आप प्रोएक्टिव अप्रोच की बात करते हैं, आप बताएं कैसी है। उसने कहा भाई लुकमा मुंह में डालूंगा तो बताऊंगा कैसी। अब टेस्ट हमेशा कैसा होगा यार, कोई मिसाल दे दोगे टेस्ट रिएक्टिव नहीं होगा, सूंघ के बता देगा टेस्ट अच्छा है। तो ये बेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है। ये बड़ा ऐसे लोग जो टर्मिनोलॉजी को पढ़ाते हैं ना यहाँ पे, और कंसल्टेंसी इस चीज़ों को उनको पता नहीं है, वो इसको मिसकंसीव करते हैं। कोई बेस्ट अप्रोच नहीं है, रिक्वायर्ड अप्रोच होती है कि रिक्वायर्ड क्या अप्रोच है। मैं इसी में से बता रहा हूँ, मैंने लिखे ना, मैं इसी में से बता रहा हूँ। ये हमेशा प्रोएक्टिव, ये क़यामत तक प्रोएक्टिव हो नहीं सकती। क्या कंट्रोल करोगे, कुछ होगा तो कंट्रोल करोगे ना यार। कंट्रोल इज ऑलवेज ऑर्गेनाइजिंग इज ऑलवेज एक्टिव। अभी ये कमरा जब हम आके बैठ गए, वो गिलास लाया, बंदे गिन के लाया, इस मेज पे उसने 3 गिलास रखे, गिन के लाया है ना। ये काम वो कब कर सकता है, जब हम सब लोग यहाँ आके बैठ जाएं। ना प्रोएक्टिव कर सकता है, ना हमारे जाने के बाद कर सकता है। ये कब करेगा, जब हम यहाँ बैठे होंगे। इसी कमरे में तीनों अप्रोचें मौजूद हैं। लिहाजा कभी भी ये नहीं समझना अरे आप तो प्रोएक्टिव काम करना चाहिए आपको यार, आप शटअप कॉल दें उसको, सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं कंट्रोलिंग में हूँ, मैं प्रोएक्टिव काम चाहने के बावजूद भी नहीं कर सकता, जब करूँगा रिएक्टिव करूँगा। तो ये मिसकंसेप्शन है। हम ये सुन के प्रोएक्टिव, हाँ प्रोएक्टिव, अरे भाई देख तो लो कि प्रोएक्टिव की डिमांड कहाँ पे कर रहा है। क्या यहाँ प्रोएक्टिव हो सकती है कि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक फील्ड है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, नेचुरल डिजास्टर, एक मैन मेड डिजास्टर्स हैं वो नहीं, नेचुरल, जलजला, लाइटनिंग, फ्लड, सारे। इसके अंदर हम क़यामत तक ना प्रोएक्टिव कुछ कर सकते हैं ना एक्टिव कुछ कर सकते। इसमें जो कुछ भी होता है वो रिएक्टिव होता है। जब ज़मीन धड़धड़ा रही है, आप उसके ऊपर खड़े हैं, कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके रुकने का इंतज़ार करने के। एक्टिव, किसी को नहीं मालूम लास्ट जो अर्थक्वेक आया था वो कितने रिचर स्केल का था, अब आने वाला कितने रिचर स्केल का होगा, किसी को नहीं पता। इसमें जो कुछ भी होता है वो रिएक्टिव होता है। कितनी बड़ी फील्ड है, कितनी बड़ी फील्ड है। यूएनओ के प्लेटफॉर्म पे जो 5 कोर फील्ड्स हैं उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट है। क्लियर है। इसके अंदर अप्रोच ही रिएक्टिव है, न पहले से कुछ कर सकते हैं न उसमें कुछ कर सकते हैं, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं अगर आप करेंगे तो। लिहाजा अब आप कहें कि डिजास्टर मैनेजमेंट में आप प्रोएक्टिव हैं, पहले से कुछ करके रख लें, नहीं कर सकते। आपको नहीं पता ज़िला कब आएगा और कितने मैग्नीट्यूड का आएगा, सैलाब कितना होगा, कब से आएगा, कहाँ तक फैलेगा, यू नेवर नो। इसलिए आप ये दोनों अप्रोचेस में बेकार हो गई। अब क्या करेंगे आप। लिहाजा वन गुड अप्रोच इसमें से नहीं है। अप्रोच ये है कि इसमें से राइट अप्रोच कौन सी है कि जो मुझे उस वक्त अडॉप्ट करनी है। असल चीज़ ये है। तो अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर राइट अप्रोच का इंतखाब कर लेता है कि इस वक्त मैंने क्या करना है, कौन सी अप्रोच मुझे इसके ऊपर काम देगी। सब टास्क के अंदर अक्सर प्रोएक्टिव अप्रोच काम में आ जाती है। जब तक ये काम कर रहा है तुम फला काम करके आ जाओ, मगर सब टास्क के अंदर। तो लिहाजा कभी भी इसको पढ़ के, इसको देख के फट प्रोएक्टिव,
ऐसे नहीं कहना, वो बाउंस बैक कर जाएगी तुम्हारे ऊपर। क्या पता एक्टिविटी प्रोएक्टिव हो ही ना, वो अपनी ज़ात में ही रिएक्टिव हो, फिर क्या करोगे? फिर क़यामत तक साबित नहीं कर सकते कि मैं से प्रोएक्टिव हो सकता हूँ। लाओ को साबित करे कंट्रोलिंग प्रोएक्टिव। अरे कुछ होगा तो कंट्रोल करोगे ना यार। रिजेक्शन है, एक्सेप्टेंस है या रिवर्क है। हम मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ाते, प्रोसेसिंग में 3 स्टेटस आएंगे आपके पास। वो स्टेटस कौन कौन से हैं? नंबर 1 रिजेक्शन, नंबर 2 एक्सेप्टेंस, नंबर 3 रिवर्क, नंबर 4 कंसेशन सेलिंग। कंसेशन सेलिंग मतलब रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ओके। रिवर्क कुछ गलती है, दोबारा काम करके ठीक हो सकता है, ओके। नहीं, रिजेक्ट हो गया, काम करके ठीक नहीं हो सकता, अब इसको सस्ते में निकाल दो, लाट में निकाल दो, दोबारा काम करेंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये 4 स्टेटस आते हैं हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में पढ़ाते हैं स्टैंडर्ड। अब ये 4 अभी चारों जब हम पढ़ा इनको लेते हैं, ये स्टेटस को लेते हैं, तो ये स्टेटस किसका है? ये स्टेटस कब आएगा और कैसे आएगा? ये स्टेटस कंट्रोलिंग से आएगा। इसको आपने क्या कहा? QC, क्वालिटी कंट्रोल। तो ये जब काम खत्म हो जाएगा तब होगा ना, तब होगा ना। तो कंट्रोलिंग कैन नेवर एवर बी प्रोएक्टिव, इट हैज टू बी। क्लियर है? क्लियर है? तो पहली अप्रोच क्या है कि इन तीनों अप्रोचों को अपने जहन में रखें, जहाँ जिसकी ज़रूरत हो उसको अडॉप्ट कर लें। और एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखें, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपने काम करना नहीं है, आपने काम लेना है। तो आपने टीम तैयार करनी है कि जो आपके साथ मिलके काम करेगी। तो आपकी खूबी क्या है कि आप अपने आप को कूल, काम एंड कंटेंट रखें और अपने घोड़ों को दौड़ाएं ताकि वो काम को मुकम्मल कर लें। जितना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेड स्ट्रक्चर आपके पास होगा, उतना उनसे काम लेना और उनको दौड़ाना आपके लिए आसान हो जाएगा। और जितना आप अपनी मेमोरी पर रिलाय कर रहे होंगे, उतना आप ट्रबल शूटिंग में चले जाएंगे और आपके लिए काम लेना मुश्किल हो जाएगा। फिर फ़ोन कॉलें, व्हाट्सएप कॉल, फला ढमाक। प्लानिंग की अप्रोच है प्रोएक्टिव कि सबसे पहले आप क्या करना है? प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी। प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 स्कोप, नंबर 2 टाइम एंड नंबर 3 बजट। ये तीनों चीजें आपको प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले पता होती है, मिल जाती है। तीनों चीजें। स्कोप क्या है? टाइम। टाइम से क्या मुराद है? सॉरी, टाइम इज ड्यूरेशन, ड्यूरेशन है ना। और बजट, कितना प्रोविजन है, बजट कितना मिलेगा आपको इस प्रोजेक्ट के लिए। प्लानिंग में तीनों चीज़ें। प्रोजेक्ट प्लानिंग का डॉक्यूमेंट हमारे पास तो प्रोजेक्ट प्लानिंग का एक डॉक्यूमेंट हो मुकम्मल मौजूद, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हो। आप बजटिंग करें प्रोजेक्ट की, इसके ऊपर। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग एक अलग सब्जेक्ट है, ये डिपेंड करता है उन रिसोर्सेज के साथ जो आपको चाहिए, इम्पोर्टेड है या लोकल मार्केट से अवेलेबल है। ठीक हो? आई एम सॉरी जी, नहीं, स्कोप ऑफ वर्क शेड्यूलिंग, वो प्रोजेक्ट मैपिंग है। हमने शेड्यूलिंग की बात नहीं करी अभी, दैट इज़ प्रोजेक्ट मैपिंग, जिसमें आप गैंट चार्ट, वर्क ब्रेकडाउन, स्ट्रक्चर, इन चीज़ों को मिला के बताते हैं कौन कैसे क्या करेगा। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट एंड स्कोप ऑफ वर्क अलग अलग है। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है टर्न की, क्या हैंड ओवर करेंगे। स्कोप ऑफ द वर्क क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे करेंगे। दैट इज़ नॉट प्लानिंग, दैट इज स्केड्यूलिंग, जो कि मैपिंग में आती है। आज का अगला टॉपिक है मैपिंग, प्रोजेक्ट मैपिंग, है ना। प्लानिंग के अंदर फोर्स ही करते हैं। प्लानर क्या करता है? निटी-ग्रिटीज़ के अंदर नहीं जाता, प्लानर इन और आउट देखता है। स्कोप ऑफ वर्क जो बनाता है, शेड्यूलिंग जो बनाता है, वो बहुत ही खापड़ भोकर आदमी होता है, जिसको उसका देखो, एक होती है प्रोडक्ट नॉलेज, एक होती है प्रोसेस नॉलेज। सेल्स के आदमी के पास क्या है? सेल्स के आदमी के पास प्रोडक्ट नॉलेज है। वो कस्टमर के पास जाएगा, हमने इसको बुलाया, इस कंपनी को, शासन वालों का है, सैयद भाई प्राइवेट लिमिटेड मार्कर है, बुलाया, ये मार्कर, ये 1000 इस्तेमाल करते, एक महीने में 1000,
7 ट्रेनिंग रूम है, सुबह अलग है, शाम को क्लासेस अलग है। हज़ार बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट का वो नहीं है, उनका मार्केटिंग मैनेजर हर दूसरे दिन हमारे आया होता है, कोई ना कोई तोहफा लेके आया था।